Good morning friends, a very warm welcome to all of you in our new session of डिजिटल गुरुकुल। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जनरल साइंस अर्थात सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जो प्रश्न दोस्तों बार बार आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सब क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके पहले भी मैंने विज्ञान के बहुत सारे महत्वपूर्ण जो हैं प्रश्न और ट्रिक्स अपलोड किए हैं आप लोगों के लिए। आई होप लाखों दोस्तों ने देखा और सराहा, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप लोगों तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्युबल विटामिन। आपको बताना है कि इनमें से वाटर सोल्युबल विटामिन कौन सा है। तो शुरू करने से पहले दोस्तों एज यूजुअल मैं बता दूं आपको करना क्या है। एक कॉपी लेना है और एक पेन लेना है और आप लोगों को मेरे साथ साथ सेल्फ एनालाइज करते चलना है कि आउट ऑफ 30 क्वेश्चन या 31 क्वेश्चन मैं कवर करूंगा इसमें, तो उसमें से आपको कितना सही है कितना गलत है। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना मत भूलिए दोस्तों कि आउट ऑफ 31 क्वेश्चन आप लोगों ने कितना सही किया, ताकि मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए उसी लेवल का तैयार कर पाऊँ। दोस्तों इसमें बताना है कि वाटर सोल्युबल विटामिन कौन सा है। तो इससे पहले आपको जानना जरूरी है दोस्तों कि वाटर सोल्युबल विटामिन क्या होता है। आपको पता होगा दोस्तों कि जनरली दो तरह के विटामिन होते हैं, एक वाटर सोल्युबल विटामिन और एक फैट सोल्युबल विटामिन। ठीक है, जो वाटर में घुलनशील होते हैं उसे वाटर सोल्युबल विटामिन कहते हैं, और जो फैट यानी वसा में घुलनशील होते हैं उसे फैट सोल्युबल विटामिन कहते हैं। तो वाटर सोल्युबल विटामिन में दो विटामिन आते हैं, विटामिन सी और विटामिन बी के अंदर जितने भी ग्रुप्स के आते हैं वो सारे आते हैं आपके वाटर सोल्युबल में। याद रखिए बी सी वाटर सोल्युबल होता है, और बाकी ए डी ई के विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो होते हैं वो फैट सोल्युबल होता है। थोड़ा सा और डिटेल बता दूं, देख सकते हैं विटामिन ए जिसे रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन के, ई और डी। ठीक है, ए डी ई के, याद रखिए ए डी ई के ये है फैट सोल्युबल। बाकी विटामिन सी देखिए जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, वो साथ में B1 से लेके B12 तक जितने भी है, B1 B2 B3, ठीक है, B4 होता नहीं है, B5 B6 B7 B9 और B12, ये सारे ही जो हैं ये वाटर सोल्युबल है। तो आप लोग याद सकते हैं BC जो है ये वाटर सोल्युबल है और बाकी ADE के जो है वो फैट सोल्युबल है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपका डाउट क्लियर होगा। तो इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्युबल विटामिन, तो क्लियर है आपका वाटर सोल्युबल कौन सा है, बी और सी है। तो इसमें से बी तो है नहीं तो सी है, तो आंसर क्या होगा सी। ठीक है, आई होप आपने करेक्ट किया होगा दोस्तों। अगर क्या मार्किंग अपना करते ही है सो तो दोस्तों साथ साथ अगला है द 3 मेथड्स ऑफ साइंस आर ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड व्हाट, मेजरमेंट, हाइपोथेसिस और इन्फेरेंस। मतलब जनरली जो है साइंस के एक्सपेरिमेंट में 3 मेथड्स अपनाए जाते हैं, एक ऑब्जर्वेशन है, एक एक्सपेरिमेंट है और तीसरा क्या है, मेजरमेंट। ठीक है, ये इस 3 ऑब्जर्वेशन को जनरली अपनाया जाता है साइंस के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, एन एलिमेंट दैट डज नॉट ऑगर्स इन नेचर बट कैन बी प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली, जो कि नेचर में जनरली नहीं पाया जाता है पर आर्टिफिशियली उसे बनाया जाता है, ऐसा कौन सा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, यूरेनियम, प्लूटोनियम या थोरियम, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों प्लूटोनियम। आपको बता दूं जिसका एटॉमिक नंबर 94 होता है और मास नंबर 244 होता है। प्लूटोनियम जो होता है यूरेनियम 238 से बनाया जाता है। उसको जब एक्सप्लोड किया जाता है यूरेनियम 238 को न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, ठीक है, तब उससे जो होता है प्लूटोनियम निकलता है। प्लूटोनियम जो है हम लोगों के जो नेचर में पाया नहीं जाता है, उसे आर्टिफिशियली बनाया जाता है। यूरेनियम ऑलरेडी पाया जाता है, थोरियम भी पाया जाता है, जबकि यूरेनियम 238 से हम प्लूटोनियम बनाते हैं। तो सही आंसर होगा दो प्लूटोनियम। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैराफिन वैक्स। वैक्स मतलब मोम होता है दोस्तों, कि इसमें से कौन सा जो है वो एक पेट्रोलियम वैक्स है, आपको बताना है। पेट्रोलियम वैक्स का अर्थ आपको जानना जरूरी है, तभी आप लोग आंसर कर पाएंगे। ऑप्शन है पैराफिन वैक्स, बी वैक्स या तो कार्निवल वैक्स। मतलब पैराफिन वैक्स का आपको पता है, बी वैक्स जो होता है जो शहद से, जो मधुमक्खी के छत्ते से जो मोम निकलता है उसे बी वैक्स कहा जाता है। तो पेट्रोलियम वैक्स का सही आंसर है पैराफिन वैक्स। पेट्रोलियम वैक्स का अर्थ है कि जो वैक्स जो है सॉफ्ट होते हैं, अर्थात जो हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स के मिक्सचर से जो वैक्स निकलते हैं उसे ही हम लोग जो होते हैं पेट्रोलियम वैक्स कहते हैं। तो पेट्रोलियम वैक्स का सही उदाहरण है पैराफिन वैक्स, जो कि कलरलेस सॉफ्ट जो होते हैं, सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, जो कि जब हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसका जब हम लोग शुद्धिकरण करते हैं तो उसमें से हमें पैराफिन वैक्स निकलता है। ठीक है दोस्तों,
अगला प्रश्न है दोस्तों, द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर द सोलर एनर्जी कन्वर्शन, मतलब क्या है कि सोलर लाइट जो होता है, आपको पता है कन्वर्जन में मतलब सोलर लाइट को जो है, लाइट एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करते हैं, ठीक है। लाइट एनर्जी मतलब हीट एनर्जी होता है उसमें, या तो लाइट एनर्जी होता है, उसमें से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो एक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग दूसरे एनर्जी के रूप में करते हैं। तो आपको बताना है कि सोलर एनर्जी कन्वर्सन इसीलिए कहा गया क्योंकि लाइट एनर्जी को हम लोग जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कन्वर्ट करने में कौन से सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है, टेंटेनियम, बेरिलियम या तो सिलिकॉन, आपको बताना है। तो दोस्तों आपको पता होगा जो सोलर प्लेट होता है वो प्लेट इटसेल्फ मेड ऑफ सिलिकॉन होता है। आपको थोड़ा डिटेल आप लोगों को दिखा दूं दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोग, सनलाइट यहाँ फॉल कर रही है और ये जो है ये इलेक्ट्रोड हैं इसके ऊपर लगे हुए, और ये जो है सोलर प्लेट है। सोलर प्लेट दो टाइप के नीचे लगे होते हैं, एन टाइप से जो सेमीकंडक्टर होते हैं जिसे एन टाइप सिलिकॉन भी कहते हैं और पी टाइप सिलिकॉन कहते हैं, जिसमें से एक जो है होल का काम करता है और दूसरा जो होता है वो दूसरे में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरह से ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और मेनली आपको पता है कि किसी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़रूरी है। तो इस सेल में क्या है कि जैसे ही इसमें पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, जिसे सिलिकॉन से मेड होता है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की फ्लो होता है और जिसके कारण से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। मतलब इलेक्ट्रॉन स्टोर होते हैं जिसमें बैटरी में, और जिसके कारण से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों, वो है सिलिकॉन। अगला प्रश्न है दोस्तों, आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको नीचे लिखे ऑप्शंस में से वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है वो बताना है। तो ये बताने से पहले आपको जरूर पता लगना होगा कि वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है। एक्चुअली दो तरह के क्वांटिटी होते हैं नॉर्मली दोस्तों मेजरमेंट के लिए, आपको पता है, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और अनदर इज स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी उस क्वांटिटीज को कहते हैं जिसमें बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होते हैं। मैग्नीट्यूड इन द सेंस कि उसके लेंथ ब्रेथ, इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में वो जाएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसे डायरेक्शन कहते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम आते हैं, जबकि स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होते हैं, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस अगर बात करते हैं कि इसका डिस्टेंस कितना है, तो 15 मीटर या 20 मीटर या 25 मीटर, तो इसमें कभी भी ये पता नहीं चलता है कि 15 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इट्स ओनली सिग्निफाइड दैट डिस्टेंस मीन्स टोटल मैग्नीट्यूड। तो सिर्फ जो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। सिमिलरली स्पीड बात करते हैं, अगर कहते हैं कि गाड़ी का स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है या तो 50 किलोमीटर पर आवर है, तो हमें इससे ओनली मैग्नीट्यूड का पता चलता है कि कितने स्पीड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी गाड़ी उतने टाइम पे, पर किस डायरेक्शन में वो जा रही है ये कभी हमें नहीं पता चलता है इससे, कि इस डायरेक्शन में 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड है कि वेस्ट की नॉर्थ के साउथ। तो इस तरह से डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, मास, टेम्परेचर, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशन, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, पावर, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस, ये सारे हैं स्केलर क्वांटिटी। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम आते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर होगा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो अब आपको बताना है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। तो वर्क इटसेल्फ में वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क आपको पता है कि ये बताता है कि किस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसे ही तो वर्क कहते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन जब पता चल जा रहा है और मैग्नीट्यूड भी पता है तो इसे वर्क कहते हैं। तो वर्क क्या है, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एलॉयज आर, आपको बताना है हार्डर देन इम्प्योर मेटल, हार्डर देन प्योर मेटल, सॉफ्टर देन प्योर मेटल। अर्थात एलॉय जो होते हैं वो जो प्योर, जो मेन मेटल होते हैं उससे हार्ड होते हैं, उससे सॉफ्ट होते हैं, या तो इम्प्योर मेटल से ज़्यादा हार्ड होते हैं, आपको बताना है ऑप्शन में से। तो दोस्तों एलॉय इटसेल्फ में आपको पता होता है कि दो मेटल्स के जो होते हैं वो मिक्सचर को ही हम लोग, दो या दो से अधिक मेटल के मिक्सचर को हम लोग एलॉय कहते हैं। और एलॉय जो हमेशा बनता है वो हार्डर देन द प्योर मेटल होता है। जो प्योर मेटल होते हैं उनसे ज़्यादा हार्डर होता है हमारा एलॉय, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं, ये जैसे ब्रास जो है वो एक एलॉय है। ब्रास कैसे बना होता है दोस्तों, कॉपर और जिंक से। जैसे कॉपर उसमें 65 to 90% कॉपर होता है और 10 से 35% जिंक होता है। जो ब्रास आपको यूज़ होता है कि डोर लॉक में, बोल्ट में, ये सब में जो ब्रास यूज़ करते हैं उसे वो एलॉय है। देखिए इसमें दो मेटल है, कॉपर और जिंक, दोनों मिलकर एक एलॉय बना है, वो है ब्रास। सिमिलरली ब्रॉन्ज की बात करते हैं, कॉपर, टीन, ठीक है, और साथ में मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, एल्युमिनियम और सिलिकॉन मिलाकर हम लोग को ब्रॉन्ज बनाते हैं। इसमें सर्टन क्वांटिटीज फिक्स होती है, उसकी क्वांटिटी को वेरी करने से उसके प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं। सिमिलरली डेकोरेटिव स्टेचूज या तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए हमको हम लोग ब्रॉन्ज
ब्रॉन्ज का यूज़ करते हैं। ब्रॉन्ज भी इटसेल्फ में एक एलॉय है जो कि 2 या 2 से अधिक मेटल से मिलकर बना है। तो हम लोग का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, एलॉय जो होता है वो हार्डर देन द प्योर मेटल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नॉटिकल माइल्स इज ए डिस्टेंस। नॉटिकल माइल्स इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन, अर्थात आप लोगों ने नॉटिकल्स माइल्स के बारे में जरूर सुना होगा दोस्तों कि नॉटिकल माइल्स बहुत बार सुना होगा कि होता क्या है। जब भी हम लोग क्या होते हैं जहाज में जो है नॉटिकल्स माइल्स का यूज़ करते हैं जो कि एक्चुअली नेविगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। नॉटिकल्स माइल्स एक मेजरमेंट यूनिट है जिसे कि एक नॉटिकल माइल्स को हम डिनोट कर सकते हैं 1852 मीटर से। आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है कि 1 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, देन 1 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू 1852 मीटर्स, ठीक है। या तो अगर हम लोग इसे फिट में कहेंगे तो 1 नॉटिकल माइल्स इक्वल टू हम लोग क्या कह सकते हैं जिस दोस्तों 1 नॉटिकल माइल्स इक्वल टू 6076.1 फिट में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर ग्लास। आपको वाटर ग्लास का केमिकल फार्मूला बताना है। तो ये जानने से पहले दोस्तों आपको ये जानना जरूरी है कि वाटर ग्लास आखिर में होता क्या है। वाटर ग्लास एक्चुअली में दोस्तों एक सॉल्युबल जो है जो सोडियम सिलिकेट के साथ जो है जब मिक्सर हम लोग करते हैं, सोडियम सिलिकेट को ही इटसेल्फ में जो है वाटर ग्लास कहते हैं। और ये एक मिक्सचर होता है सोडियम ऑक्साइड का और सोडियम डाइऑक्साइड का, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड मतलब Na2O और SiO2 जो होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इन दोनों के मिक्सचर से हम लोग बनाते हैं इसको वाटर ग्लास को। इसे वाटर ग्लास को सॉल्युबल ग्लास भी कहते हैं या तो सोडियम सिलिकेट कहते हैं। ये एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड टाइप की जेल होते हैं, ठीक है। इसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है Na2SiO3 होता है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सोपिनिफिकेशन इन्वॉल्व्स हाइपोथेसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स बाय, मतलब सोपिनिफिकेशन जो किया जाता है किसकी सहायता से किया जाता है, मतलब ऑयल और एसिड, मतलब एसिड जो होता है ऑयल और बेस दोनों मिला के सोप बनाया जाता है। तो किसकी सहायता से बनाया जाता है। तो दोस्तों सोपिनिफिकेशन जो होता है उसमें क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिसे हम लोग कॉस्टिक सोडा कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही तो हम लोग कॉस्टिक सोडा कहते हैं, ठीक है। वो दोनों मिलके क्या प्रोड्यूस करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो कि सोप कहा जाता है, ठीक है। इसे NaOH कहा जाता है। हम लोग कॉस्टिक सोडा जो होते हैं उसे KOH कहते हैं या तो NaOH कहते हैं। उसके साथ जब रिएक्ट करता है फैट, ठीक है, तो दोनों मिलके जो होता है, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, जो कि फैट में होता है, ट्राइग्लिसराइड इन फैट और रिएक्ट विद एक्वस NaOH दे कन्वर्ट टू सोप एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। तो सोपिनिफिकेशन प्रोसेस इसे ही कहते हैं। तो किसकी सहायता से किया जाता है, तो कॉस्टिक सोडा की सहायता से किया जाता है, जिसे केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH या तो KOH। अगला प्रश्न है दोस्तों कि द रेडियो एक्टिव एलिमेंट मोस्ट कॉमनली डिटेक्टेड इन ह्यूमंस, अर्थात ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऐसा रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है जो पाया जाता है। तो दोस्तों आप आश्चर्य मत होइए कि ह्यूमन बॉडी में भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस पाया जाता है। एक्चुअली बता दूं दोस्तों कि ह्यूमन बॉडी में मेनली 3 टाइप के रेडियोएक्टिव सब्सटेंस पाए जाते हैं। ट्रिटियम जिसे S3 कहते हैं, कार्बन 14 और पोटेशियम 40 के नाम से, जिसे K40 के नाम से कहा जाता है। ये तीनों ही रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। याद रखिए कौन सा, ट्रिटियम, कार्बन 14 और पोटेशियम 40, ठीक है। तो यहाँ जो ऑप्शन दे रखा है प्लूटोनियम तो है पोटेशियम 40 और कार्बन कोबाल्ट 60, तो सही उत्तर होगा दोस्तों वह है पोटेशियम 40 जिसे K40 के नाम से जाना जाता है। ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है और यही रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जो है वो केले अर्थात बनाना में भी पाया जाता है, जिसे पोटेशियम 40 जो होता है वो आइसोटॉप, जो पोटेशियम का एक आइसोटॉप्स है, वो बनाना में भी पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मेटल दैट इज प्रेजेंट इन फोटो फिल्म्स इज। आप लोगों ने फोटो फिल्म्स देखा होगा दोस्तों, अरे DSLR के जमाने में फोटो फिल्म्स लगभग गायब ही हो गई, पर दोस्तों प्रश्न तो प्रश्न ही रहेंगे और ये आपको हमेशा परेशान करते रहेंगे। सो आपको ये जानना जरूरी है कि जो फोटो फिल्म थी उस पर कौन सा मेटल की कोटिंग होती है। तो आपको बता दो दोस्तों, जो फोटो फिल्म्स थी उस पर जो है सिल्वर हैलाइड की क्रिस्टल की सेंसिटिव कोटिंग की जाती थी, जिसके कारण से वो जो है दिखाई देता था। तो कौन सा होता है कोटिंग उसका, सिल्वर का, ठीक है। अगर डिटेल पूछा जाए तो सिल्वर हैलाइड की कोटिंग की जाती है फोटो फिल्म्स में। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ नोबेल गैसेस। आप लोगों ने दोस्तों नोबेल गैस के बारे में सुना होगा, तो बताना है कि इनमें से कौन सा नोबेल गैस नहीं है।
तो इससे पहले आपको जानना जरूरी है दोस्तों कि नोवेल गैस आखिर में होता क्या है। नोवेल गैस आप लोगों ने अगर पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखा होगा तो 6 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो नोवेल गैस की श्रेणी में आते हैं। इसे नोवेल गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, ये आसानी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो सेल्स होते हैं उसमें कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण से ये किसी के साथ जो है रिएक्शन नहीं करना चाहता है। ठीक है, उसमें से कौन सा आता है नोवेल गैस में? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। ये 6 जो है एलिमेंट बार बार याद रखिए। कौन सा एक बार रिपीट कर दो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। ये सारे नोवेल गैस की श्रेणी में आते हैं जो कि नॉन रिएक्टिव माने जाते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा नोवेल गैस नहीं है। तो आप लोग जैसे बता दिया मैंने दोस्तों, आप लोग ध्यान से एक बार पीरियोडिक टेबल को भी मैं दिखा दूं आपको। ठीक है, ये आप लोग पीरियोडिक टेबल को अगर ध्यान से देखें तो पीरियोडिक टेबल के ये जो सीरीज है, ठीक है, आप लोग ये 6 सीरीज यहाँ से आते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। ये 6 जो है ये नोवेल गैस की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, जो कि नॉन रिएक्टिव होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो हाइड्रोजन जो है नोवेल गैस नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन रिएक्टिव होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच एनिमल्स नेवर ड्रिंक वाटर इन द एंटायर लाइफ। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा प्राणी है जो अपनी जिंदगी में कभी पानी ही नहीं पीता। आप लोग सोच के आश्चर्य मत होइए दोस्तों, आपको बताना है नीचे लिखे ऑप्शंस में से। दोस्तों मैं बता दूं, कंगारू रैट ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपनी पूरी जिंदगी में कभी पानी नहीं पीता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रिमूविंग एयर बबल्स फ्रॉम ग्लास ड्यूरिंग इट्स मैन्युफैक्चर। मतलब ग्लास के मैन्युफैक्चर अर्थात कांच के मैन्युफैक्चर के टाइम से कौन सा ऐसे पदार्थ मिलाया जाता है जो कि उसके जो वाटर बबल्स प्रेजेंट होते हैं ग्लास में उसको रिमूव करने में सहायता होता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं ये ग्लास है, ग्लास की वाटर बबल्स कितनी ज़्यादा है उसके अंदर, उसको क्या ऐसा मिलाया जाता है कि उसमें से वाटर बबल्स रिमूव कर सकते हैं हम लोग। आपको बताना है नीचे लिखे ऑप्शंस में से दोस्तों। तो सही उत्तर है दोस्तों आर्सेनिक ऑक्साइड। आर्सेनिक ऑक्साइड का यूज किया जाता है ग्लास में से उसके बबल्स को रिमूव करने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पोटेशियम परमैंगनेट का यूज करते हैं हम लोग ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। ठीक है दोस्तों, सही कर लीजिएगा। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए तो आपको बताना है कि पोटेशियम परमैंगनेट में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसके वजह से हम लोग उसको ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए यूज करते हैं। उसके रिड्यूसिंग एजेंट के प्रॉपर्टी के कारण, स्टेरिलाइजिंग एजेंट के या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। तो सही उत्तर है दोस्तों उसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रॉपर्टी की वजह से ही हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट को यूज करते हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए, उसके मतलब ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए यूज करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ। एटम्स किस चीज से बना होता है? इलेक्ट्रॉन से सिर्फ, या तो सिर्फ प्रोटॉन से, या तो इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई से बना होता है। तो दोस्तों ये जानने से पहले आपको एटम का कंपोजिशन जानना जरूरी है। आई होप आपको पता होगा दोस्तों कि एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों से मिलकर बना हुआ है। जैसे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो सर्किल है वहाँ पे रोटेट करती रहती है, जबकि न्यूक्लियाई के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं। थोड़ा सा और डिटेल में आपको दिखा दूं दोस्तों। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों कि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस बनता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेट करते रहती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एटम है वो बना हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, या तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस से मिलके हम लोगों का बना हुआ है एटम। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है दोस्तों कि एटम आर कंपोज्ड ऑफ। एटम किस चीज से बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द गैस प्रेडोमिनेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। आपको पता है दोस्तों कि डे बाई डे जो है टेम्परेचर कंटिन्यूसली जो है इंक्रीज होते जा रही है वर्ल्ड का, जो कि एक ग्लोबल अलार्मिंग है हम लोगों के लिए, जिसके कारण से ग्लेशियर्स मेल्ट होते जा रहे हैं। बहुत सारे जो है क्रीचर्स जो है मारे जाने की संभावना बढ़ती जा रही है। तो आपको बताना है कि कौन सा गैस जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल है इनमें से ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो सही उत्तर है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स इज कॉल्ड, अर्थात बर्ड्स के द्वारा जो पॉलन ग्रेन की ट्रांसफर किया जाता है, मतलब फूलों के जो पॉलन ग्रेन्स है उसका ट्रांसफर किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को ऑर्निथोपोफिली कहा जाता है।
बर्ड्स के पॉलन ग्रेन ट्रांसफर के प्रोसेस को दोस्तों ऑर्गेनोथोफिली कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि ह्यूमन बॉडी में कितने प्रकार के मसल्स पाए जाते हैं, कितने मसल्स पाए जाते हैं, कितने नंबर्स ऑफ मसल्स पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में, आपको बताने हैं। तो दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 650 जो है मसल्स पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में और 187 जॉइंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिए 650 मसल्स और 187 जॉइंट्स पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। अगला प्रश्न दोस्तों कि डिफेक्ट ऑफ कलर ब्लाइंडनेस कैन बी रेमेडिड बाय द यूज ऑफ, अर्थात कलर ब्लाइंडनेस मतलब आपको पता होगा दोस्तों कि जिससे कि आंखों में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि लोग जो है कुछ कलर है उसको डिफ्रेंशिएट करने में जो है असमर्थ हो जाते हैं। ठीक है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते उन कलर में से। तो इस रोग की ठीक है मतलब बचाव हम लोग कैसे कर सकते हैं, कॉनकेव लेंस के द्वारा, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा या उनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। कॉनकेव, कॉन्वेक्स लेंस, कंपाउंड लेंस, इनमें से किसी भी लेंस का यूज करके हम लोग कलर ब्लाइंडनेस को ठीक नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कैटरेक्ट का ऑपरेशन करना पड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से किसका जो है यूज किया जाता है एज ए कूलेंट इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो न्यूक्लियर रॉड होता है उससे हीट को रिमूव करने के लिए हम लोग कूलेंट का यूज़ करते हैं। तो इनमें से जो है सल्फर का यूज़ किया जाता है एज ए कूलेंट इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। इसके अलावा जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका कूलेंट के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि लाइट वाटर, हैवी वाटर, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, लिक्विड सोडियम पोटाशियम एलॉय और हाइड्रोकार्बन्स कुछ हैं जो कि ऑयल्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं एज ए कूलेंट। तो इनमें से अगर कोई भी ऑप्शन हो तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं एज ए कूलेंट के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों किस एलिमेंट जो होते हैं, कौन सा एलिमेंट जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है रॉक्स एंड मिनरल्स में, आपको बताना है सिलिकॉन, एल्युमिनियम या हाइड्रोजन। तो दोस्तों बता दूं सिलिकॉन जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है रॉक्स एंड मिनरल्स में। मेनली सिलिकॉन ही प्रेजेंट होता है। बालू के कण में भी जैसे सिलिकॉन कहा जाता है, उसे ही मेल्ट करके जो कांच बनाया जाता है और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। तो मेनली जो है सिलिकॉन की मात्रा होती है रॉक्स एंड मिनरल्स में। अगला प्रश्न है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड इज विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी, अर्थात आपको बताना है कि किस विटामिन का जो है नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, तो उससे पहले बता दूं दोस्तों ये लिस्ट था थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको दिखाया। आप लोग देख सकते हैं कि विटामिन सी को जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन बी1 को थायमीन, बी2 को राइबोफ्लेविन, बी3 को नाइसिन, बी5 को जो है पेंटोथेनिक एसिड, बी6 को पायरोडॉक्सिन, बी7 को बायोटीन, बी9 को जो है फैलेट, बी12 को जो है कोबलामिन और सी को जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन कौन से हैं, कौन से वाटर सोल्यूबल है, कौन सा फैट सोल्यूबल है, कैसे आप लोग याद कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को ट्रिक के माध्यम से मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है दोस्तों, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बहुत ही शानदार ट्रिक है, आप लोग जरूर एक बार उस वीडियोज़ को देखिए, मैं लिंक दे दूंगा। आप लोग बहुत आसानी से याद कर सकते हैं कि कौन सा विटामिन का नाम कौन सा है, कैसे कौन सा विटामिन कौन सा सोल्यूबल है। ठीक है, तो सही उत्तर है विटामिन सी जो है उसे एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल फाइबर, इनमें से कौन सा जो है ये नेचुरल फाइबर नहीं है। तो सही उत्तर है रेयॉन। रेयॉन जो है एक आर्टिफिशियल फाइबर है, ना कि नेचुरल फाइबर है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए। मैं ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न आप लोगों के लिए लाता रहूंगा दोस्तों, और भी बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। और आप लोग विश्वास रखिए दोस्तों, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो आप लोगों को जरूर से जरूर सफलता मिलेगी। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और दोस्तों जरूर मुझे लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।